भारी संख्या में फोर्स तैनात। और आपको बता दें, मंदिर तोड़े जाने का हिंदू संगठन विरोध कर रहे थे। बड़ी जानकारी सामने हर विषय, हर मुद्दे, हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से बात करते हैं और इसी क्रम में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मंच पर जो गणमान्य हस्तियां मौजूद हैं, उसमें डॉक्टर स्वप्निल सिंह हैं हमारे साथ। उसके अलावा समीर शुक्ला जी डायरेक्टर हैं मदर इंडिया कॉन्वेंट स्कूल के। सिद्धार्थ जी कार्डियोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शिक्षा की हमने बात की, सुरक्षा की बात की हमने, और अब बात स्वास्थ्य की करते हैं। कानपुर की अगर बात करें, डॉक्टर स्वप्निल, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, जो कि आज मैं पहली गलती अपनी सुधार के सारी महिलाओं से शुरुआत करता हूं और महिला सशक्तिकरण की ओर जिस ओर बल दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, उसमें न्यूज नेशन, न्यूज स्टेट भी आगे बढ़कर अपनी सहभागिता निभा रहा है। सवाल आपसे है, जिस तरीके से कानपुर का एक क्षेत्र का आसपास का जो इलाका है वो ग्रामीण अंचल से टच करता है और रोज अमूमन लोग यहां पर आते हैं इलाज के लिए, क्या कुछ इस वक्त आप चैलेंजेस देखते हैं पिछले 5 वर्षों में जो सामने आए हैं, जो परिवर्तन आए हैं, उसकी अगर हम बात करें? थैंक यू न्यूज नेशन फॉर हैविंग अस हियर। कानपुर देहात की बात करें तो मैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट वर्क करती हूँ, तो मेरे को माँ के साथ बच्चे का भी देखना रहता है। और हम लोग जो मोस्टली फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, वो है हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि लोग कानपुर आते हैं। उसका मेन कारण है कि टर्शरी केयर सेंटर्स की आज भी कमी है, क्योंकि ब्लड बैंक सुविधाएं हमारे इंटीरियर एरियाज में नहीं है। बाकी अदरवाइज 5 साल में हम देखें तो काफ़ी जागरूकता फैली है ग्रामीण एरिया में, और मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत काफ़ी सरकार इस पे काम करती है। तो उस डे के चक्कर में पेशेंट्स का फ्री चेकअप होता है, फ्री अल्ट्रासाउंड्स भी होते हैं, तो हाई रिस्क पहले से आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जिसके कारण से जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो पहले के स्तर में अभी काफ़ी गिरावट आई है। जी, एक महिला के तौर पर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर जो अभाव रहा है पूर्व के समय में, अगर हम देखें, जो स्वास्थ्य की बहुत सी टेक्निक्स हैं, जो बहुत सी नई तकनीकें आई हैं, उसमें क्या कुछ फर्क आए हैं, क्या कुछ बदलाव हुआ है पहले से, जिससे इलाज जो है और भी ज्यादा सुलभ हो गया हो? देखिए, मैंने पहले गवर्नमेंट सेटअप में भी काम किया है, एट प्रेजेंट मैं प्राइवेट सेटअप में काम कर रही हूँ। तो ये मैं कह सकती हूँ क्योंकि FRU यूनिट सेट्स हुई हैं काफ़ी जगह एंड वो काफ़ी फंक्शनल हैं। तो जो पहले इलाज के लिए मरीज बाहर जाता था, जितना रेफरल हाई था, वो काफ़ी कम हुआ है। लेकिन हाँ, आपका कहना सही है कि बहुत सारी आधुनिक सुविधाएं हम आज प्राइवेट में भी जैसे मैं कर रही हूँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमको ट्रेन्ड स्किल स्टाफ की कमी आती है। जो हमको अगर कोई हाई रिस्क केस करना है या फिर हमको आमतौर पे ऑपरेशन भी करना है, तो हमको कुछ टीम या कुछ लोग हमको कानपुर नगर से बुलाने पड़ते हैं, जो कि कानपुर देहात में नहीं रह रहे हैं। चाहे आप एनेस्थेटिस्ट को ले लें, चाहे हमको OT टेक्नीशियंस लगते हैं, तो वो एक चैलेंज है अभी भी। बाकी काफ़ी चेंजेस आए हैं। जी, सिद्धार्थ जी, मैं आपसे मेरा सवाल है, चूंकि कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, हृदय के जो रोगी हैं उनकी संख्या में एकदम से इजाफा सा देखा गया कोविड के बाद से। मैं देख रहा हूं, ये सवाल मेरे जहन में लगातार था और बहुत सी खबरें हम रोज पढ़ते हैं एक एंकर के तौर पे कि अमुक व्यक्ति जो है वो जिम में था, एक्सरसाइज कर रहा था, हार्ट अटैक हुआ, उसकी डेथ हो गई। कोई शादी में डांस करते करते वो गिरता है, उसकी डेथ हो जाती है। कोई चलते चलते, कोई पढ़ाते वक्त, मतलब ये एकदम से। और ये किसी ज्यादा आयु के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, युवाओं की बात कर रहा हूं, बच्चों की बात कर रहा हूं। तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक आपसे मैं जानना चाहूंगा। कोविड के समय जो ट्रीटमेंट्स हुए थे उसमें काफी कुछ ऐसे ड्रग्स, स्टेरॉइड्स वगैरह हैं, तो इससे काफी इफेक्ट हुआ हेल्थ सिस्टम को। लोगों के अननोइंगली उनके शुगर्स लेवल हाई हो गए, कोलेस्ट्रॉल ऊपर हो गए, स्क्रीनिंग हुई नहीं, तो उसकी वजह से आ रहा है। और काफी कुछ जो अभी सुनने को मिल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ SCM, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथीज। दैट इज क्या होता है कि हम लोगों को स्क्रीन नहीं करते हैं,
तो जो मेट्रो सिटीज में है कि हम लोग स्क्रीन करते हैं, यहाँ पे अभी वो चलन बहुत कम है। तो हम लोगों में जैसे ये होता है कि शादी में डांस करते करते चला गया या फिर फुटबॉल खेल रहे हैं, दैट इज उसमें काफी संख्या जो होती है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी पेशेंट्स की होती है, जो मतलब अननोइंगली वो चल रहा है, लेकिन जब कभी होता है तो दैट जो रिदम उठती है हार्ट में उनकी वजह से, उसलिए वो दे विल पास ऑन। तो अगर हम देखिए कानपुर में चूंकि हृदय संस्थान भी है, उसके अलावा भी लगातार इतनी भीड़ रहती है, बहुत से केस आते हैं। ना सिर्फ कानपुर में देखिए अस्पताल होना सिर्फ कानपुर के लोगों के लिए नहीं है, आसपास के जिले हैं वहां पर मूलभूत सुविधाओं की थोड़ा सा अभाव रहता है, तो उसकी वजह से डॉक्टर्स की कमी एक बड़ी बात है। तो इस वजह से लोग यहाँ का रुख करते हैं। इस क्षेत्र में क्या आपका योगदान है, कैसे आप काम कर रहे हैं और आपका एक कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर क्या रोल है? अभी तक पहले मैं मेट्रो सिटीज में काम करता रहा, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, आर्टेमिस, फोर्टिस एंड ऑल। अब उसके बाद मैंने 3-4 साल पहले यहाँ आया तो यहाँ के बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम किया। फ्रॉम पास्ट 8 months आई एम वर्किंग इन रूरल एज वेल एज इन सिटी। तो जैसे हम लोग के पास पेशेंट्स आते हैं, जैसे क्या होता है कई बार पेशेंट्स को कह दिया जाए गैस है, बट एक्चुअली व्हाट वाज एन हार्ट अटैक। तो जो स्क्रीनिंग नहीं है, जैसे आप किसी को बोलेंगे जैसे चेस्ट में पेन हो रहा है, तो वो लोग डाइजीन खा लेते हैं, जो मैं देख रहा हूँ रूरल में। तो दे विल कम विद अस इन गैस्पिंग स्टेज, इन सम एमआईज। तो हमारा सेंटर जो रूरल में है वो थ्रोम्बोलिसिस भी कर रहा है, तो दे विल गेम सेम। वो अगर टाइम पे आते हैं तो उनका रिजल्ट जो होता है सेम एज एंजियोप्लास्टी होता है। तो हम लोग काफी उसमें वर्क कर रहे हैं। हम लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे वर्क करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि खेलते खेलते चले गए, क्योंकि हमने कभी स्क्रीन नहीं किया। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, दे हैव कोमॉर्बिडिटीज, मतलब उनके साथ आप मॉर्बिडिटी भी ज्यादा है और मोर्टेलिटी भी ज्यादा है, बट इस पे वर्क अभी कम है, तो इस पे वर्क करना जरूरी है। अगर हम पहले से ही स्क्रीन कर लेंगे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, सो वी कैन प्रिवेंट द हार्ट अटैक्स, वी कैन प्रिवेंट द सीवीएस, जो ब्रेन स्ट्रोक्स हैं इनको प्रिवेंट किया जा सकता है। क्योंकि इनमें एक स्ट्रेटिफिकेशन करके कि ये हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, इनको अलग करके हम लोग अच्छे से ट्रीट करेंगे तो मे बी वी कैन हम लोग उनको बचा सकते हैं, या फिर उनको जैसे अपंग होने से बचा सकते हैं। समीर जी, मैं आपके पास आऊंगा। स्वास्थ्य की हमने बात की, सुरक्षा की बात की, बाकी विषयों पर बात की। शिक्षक एमएलसी के एक प्रत्याशी थे जो वो हमारे साथ भी थे, तो हमने शिक्षकों की बात करी। लेकिन अब पूरी शिक्षा की अगर हम बात करें, विद्यार्थियों की जो समस्याएं रहती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्याएं रहती हैं, कानपुर में बहुत से स्कूल हैं जिनको मैं जानता हूं और यहाँ पर लोग आसपास के क्षेत्रों से भी पढ़ने आते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कानपुर का अपना अलग रोल है। आप संस्थान चला रहे हैं, क्या कुछ इस दौरान आप कर रहे हैं और कैसे क्या कुछ परिवर्तन लाया गया है जब डिजिटलाइजेशन हुआ, बाकी तमाम चीजें, शिक्षा में भी तकनीक आ गया है? First of all, I would like to thanks to News Nation family, और I should thanks twice, 2 बार थैंक्स कहना चाहूँगा। पहली बार इसलिए कि आपने मुझे इस मंच पे आने का अवसर दिया, और दूसरी बार इसलिए कि ये मंच इस बार कानपुर में ही मिला। और जहाँ तक आपका प्रश्न है एजुकेशन का, तो कोविड के बाद से सिचुएशन नॉर्मलाइज होती जा रही है, अप टू 80% नॉर्मल हो चुका है। जो चेंजेस हैं, अगर हम वर्ल्ड के सबसे बेस्ट तरीके देखें एजुकेशन पॉलिसीज के, तो शायद नॉर्वे और फिनलैंड का होगा। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, जब 10+2 का एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुआ और 5+3+3+4 से रिप्लेस किया जा रहा है। अब ये आने वाले 3 से 4 वर्षों में हम सभी को अंतर देखने को मिलेगा कि हमारी एजुकेशन सर्विसेज किस ओर जा रही हैं। अब जो चेंजेस फ्यूचर में आ रहे हैं, उसमें आपका जो फाउंडेशन है 5 इयर्स का हो जाएगा। इसके बाद जो प्रिपरेशन का सेशन है वो 3 इयर्स का होगा, मिडिल स्कूल 3 इयर्स का हो जाएगा, और आपका सेकेंडरी एजुकेशन 4 इयर्स का हो जाएगा। पहले ये पॉलिसी सिर्फ 10+2 हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट तक ही थी, तो होपफुली ये कुछ बेटर होता चला जाएगा।
नई शिक्षा नीति जब से लागू हुई है जी। तो क्या कुछ फर्क उससे आए हैं अगर हम देखें तो? अभी तो बेसिक जो प्लेटफॉर्म है स्कूल्स के लेवल में या टीचर्स के लिए, जो हमारे फॉर्मर टीचर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, उनकी वर्किंग ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस अभी नहीं आया है। जब ये आपका 4 इयर्स का बीएड करके जो कैंडिडेट्स एज अ टीचर अवेलेबल होंगे सोसाइटी में, तो निश्चित रूप से कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे। स्वप्निल जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा। सवाल यही है कि महिलाओं के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से अभी भी अभाव हैं, जिस तरीके से हम अगर देखें जो प्रसव की व्यवस्थाएं हैं उस पर हालांकि सरकार काम जरूर कर रही है, लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहां पर भीड़ अभी भी लगती है और नॉर्मल डिलीवरी की बजाय ऑपरेशन करने के लिए एक तरीके से हम कहते हैं बाध्य कर दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में जो रोगी के परिजन हैं वो सब, उनके सामने कोई और विकल्प नहीं दिखता है और उनको करवाना ही पड़ता है। तो ये जो एक हम कह सकते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं, हर कोई डॉक्टर को चूंकि भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपका कहना है कि डॉक्टर्स प्रसव नॉर्मल की बजाय ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं कानपुर देहात एरिया में, तो वो मैं नहीं मान सकती, क्योंकि देहात में एज सच ऑपरेटिव होना ही कम पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि आपको एनेस्थेटिस्ट टाइम से नहीं मिलता है। दूसरा जो आपका कहना है, क्वैक सर्विसेज बहुत हैं एंड पेशेंट्स आज भी अनट्रेन्ड लोगों के पास जाते हैं। वहाँ जब तक एजुकेशन नहीं पहुँचेगा कि आपको एक प्रॉपर हॉस्पिटल में प्रसव कराना है, जो घर के बुजुर्ग हैं पुराने, जो देहात एरिया में है, वो लोग तो कहते हैं कि प्रसव एक ऐसी चीज़ है कहीं भी हो सकती है, तो वो ट्रेंड दाइयों से कराने की सोचते हैं। वहाँ वो लोग जो इंजेक्शन गलत दे देते हैं, जो उनको ऑथराइज नहीं होते, वहाँ जब केस फंसता है वहाँ पे ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। आमतौर पे जो आप ट्रेन डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो मैं ये नहीं मानती कि जहाँ नॉर्मल के लिए ट्राई कर रहे थे और वहाँ पे ऑपरेशन एकदम, हाँ सर्कमस्टांसेस होते हैं कि बच्चे ने म्यूकोनियम पास कर दिया है या बच्चे का हार्ट बीट एकदम डिप हो गया या एकदम ही लाइकर ख़त्म हो गया है नॉर्मल का ट्रायल करते करते ही, तो ऑपरेशन की नौबत आती है। बट ये जो मोस्टली होता है ये अनट्रेन्ड स्टाफ और जहाँ पे ये क्वैक्स प्रैक्टिस करते हैं, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली काफ़ी स्टेप्स ले रही है। काफ़ी आशा कार्यकर्ताएं हैं जो अस्पताल लेके जाती हैं डिलीवरी, गवर्नमेंट ने उनको असाइन कर रखा है, पर फिर भी कुछ लोग हैं जो घर पे ही प्रसव के लिए सोचते हैं। सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आऊंगा। कोविड का जो दौर था, कोविड के दौर के बाद अगर हम देखें या कोविड का दौर जब चल रहा था उस दौरान जो मारामारी देखी गई है अस्पतालों के अंदर, चाहे वो ऑक्सीजन का अभाव हो या फिर बेड नहीं मिल पा रहे थे, लोग नेताओं के पास फोन कर रहे थे, हम सभी लोगों के पास फोन आ रहे थे कि प्लीज एक बेड दिला दीजिए, वो स्थिति जो थी। उसके बाद जो इंजेक्शंस की जरूरत उस दौरान हुआ करती, रेमडेसिविर जिसका नाम शायद था, तो उसको लेकर 50,000 1 लाख जो जैसा खरीद पाया, जो जिसकी स्थिति रही उसने उसको खरीदा और लगवाया। तो वो दौर हमने देखा और उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ अभी तक फर्क आए हैं? क्या अगर भगवान ना करे अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो क्या हम तैयार हैं उसके लिए? जिस तरीके से ये गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रही है, तो मुझे लगता है दे आर रेडी फॉर एनी एंडेमिक और पेंडेमिक, दैट डजंट मैटर फॉर देम। और कोविड का दौर एक ऐसा था जहां ह्यूमैनिटी लोगों ने दिखाई भी और ह्यूमैनिटी खत्म भी कर दी। जो ये रेमडेसिविर वाला आप बता रहे हैं, ऑक्सीजन जो ब्लैक्स हुई, उन लोगों ने ह्यूमैनिटी पूरी तरीके से खराब कर दी। मैंने खुद अपने फादर इन लॉ के लिए जो एडमिट थे, ही इज अ इंटेंसिविस्ट एज वेल एज एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, तो उनके लिए मुझे खुद ब्लैक में खरीदना पड़ा। आई वॉज बाउंड टू डू इट, बट यू नो दैट वाज एन एरा कि मतलब वो एक समय था जिसमें ह्यूमैनिटी पूरी तरीके से खत्म भी हो गई और कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके ह्यूमैनिटी दिखाई भी। उस समय मैं एक्चुअली इंदौर गया हुआ था, माय इन-लॉज वो एडमिट देयर, तो वहां के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं किया, बट एज यू से दैट सेम थिंग हैपेंड टू अस आल्सो। तो उस समय और यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उस समय बहुत स्ट्रिक्ट हुई। दैट वाज अ वेरी गुड थिंग कि बहुत जल्दी इन लोगों ने कंट्रोल, जो ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, किया इन लोगों ने।
और जो आपने कहा कि वो था एक दौर, लेकिन आज भी हम तैयार हैं। बट क्या होता है कि दे आर ऑल एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स। उस समय हमको भी नहीं पता था, हिट एंड रन, ये हिट हुआ मतलब ये होता था कि ये गाइडलाइंस आई हैं, इनको फॉलो करना है। तो कई ऐसी मेडिसिन थी जिनका रोल भी नहीं पता था, बट दे आर वर्किंग ऑन दैट। बट इट्स वो ठीक था। लेकिन वही है कि ह्यूमैनिटी रहनी चाहिए। अगर ह्यूमैनिटी रहेगी, चाहे कोई भी एंडेमिक आए, पेंडेमिक आए, दैट डजंट मैटर। जो ऑक्सीजन का उस दौरान एक तरीके से मारामारी थी, क्या अब भंडारण बढ़ा है उसका? अब कई हॉस्पिटल्स ने अपने ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए। इवन दैट माय हॉस्पिटल इन रूरल वी हैव इम्प्लांटेड आवर ओन ऑक्सीजन प्लांट, जबकि हमको वहां उतनी जरूरत नहीं होती है। बट हम लाइक प्रिकॉशनरी वी आर लाइक रेडी कि अगर कभी ऐसा होता है तो द पेशेंट्स इन आवर हॉस्पिटल डोंट सफर इट। तो इस तरीके से कई हॉस्पिटल्स में देखा गया है। अगर ये गवर्नमेंट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर 30 बेडेड हॉस्पिटल्स के ऊपर एक ऑक्सीजन प्लांट्स कर दे तो ऑक्सीजन की मुझे नहीं लगता कभी दिक्कत आएगी। चलिए, चूंकि समय की बारता है, आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े, बात की। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अभी कृपया मंच पर ही बने रहिए और न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर धीरेन्द्र पुंडीर सर आप मंच पर आइए। न्यूज नेशन एक्सीलेंस अवार्ड से न्यूज नेशन आपको सम्मानित करना चाहता है। एजुकेशन सेक्टर एंड हेल्थ सेक्टर, एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ आप हमारे मेहमानों का अभिनंदन यहाँ पर करिए। मैं चाहूंगी एक बार धीरेन्द्र सर आप प्लीज, हमारे जो डॉक्टरगण यहाँ पर मौजूद है, स्वप्निल सर, और आपके साथ एक फोटो क्लिक करवा लीजिए उनके फ्रेम के साथ, उनको सम्मानित करते हुए, क्योंकि आप दोनों एक कपल हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं। तो न्यूज नेशन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्दी वापस लौट रहे हैं। दिल्ली में हनुमान मंदिर देखिए, ये भजनपुरा में है, जहां पर सुरक्षा के लिहाज से अब रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और दिल्ली के भजनपुरा में हनुमान मंदिर तोड़ने के लिए फोर्स की तैनाती की गई है। और क्योंकि स्थिति खराब ना हो, लोग बवाल ना करें, परेशानियां ना हो, इस वजह से यहां पर सुरक्षा के लिहाज से सभी रास्तों को बंद किया गया और भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। मंदिर तोड़े जाने का हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहे थे। यह अहम जानकारी आपको दे रहे, भजनपुर में सुरक्षा के लिहाज से सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं और हनुमान मंदिर को लेकर तनाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मंदिर तोड़ने के लिए प्रशासन पहुंच चुका है, जैसा कि आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और प्रिकॉशन के लिए यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है। मंदिर तोड़ने के लिए फोर्स की तैनाती की गई है, जिसकी वजह से देखिए जो माहौल है वो काफ़ी तनावपूर्ण है और इसी को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और मंदिर तोड़े जाने का हिंदू संगठन क्योंकि विरोध कर रहे हैं और इसलिए जो फोर्स है वो यहाँ